मैं रश्मि कुमारी कक्षा 10th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज की रचना उत्साह और अट नहीं रही है को इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगी। इससे पहले मैं थोड़ा सा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनकी साहित्यिक विशेषता मैं बताती हूँ। ऐसे हम लोग जानते हैं छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, पंत, प्रसाद, निराला और वर्मा। और इन 4 स्तंभों में से एक स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनका जन्म महिषादल रियासत में सन 1899 ईस्वी में हुआ था। ये उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा महिषादल में हुई थी। उन्होंने स्वाध्याय से ही संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अर्जित किया। हिंदी भाषा इन्होंने हिंदी पत्रिकाओं के माध्यम से सीखी। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों एवं संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीयजनों को असामयिक मृत्यु से वे भीतर से टूट चुके थे। निराला जी स्वभाव से उदार, स्वाभिमानी, अध्ययनशील, त्यागी एवं प्रकृति प्रेमी थे। अतिथि सत्कार की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। अब इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में मैं चर्चा करती हूँ। इनकी प्रसिद्ध रचना में अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा राम की शक्ति पूजा प्रमुख थी। इनके अतिरिक्त उपन्यास में से उपन्यास था, कहानियाँ थी, आलोचना था, रेखाचित्र, जीवनी तथा लेखनी निबंध लेखन भी इन्होंने किया। साहित्यिक विशेषता, इनकी साहित्यिक विशेषता में हम कह सकते हैं कि निराला एक छायावादी युग के कवि थे। इन्होंने अपनी कविता में विद्रोही प्रकृति की कविता पर जोर दिया। इनकी रचनाओं में प्रकृति प्रेम, दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति तथा निराशा स्पष्ट दिखाई देता है। निराला छायावादी कवि थे। उन्होंने प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तथा रहस्यवाद से संबंधित कविताएं भी लिखी। इन्होंने अपनी रचनाओं में शीर्षकों को जमकर इन्होंने अपनी रचना में शोषक वर्ग का जमकर विरोध किया। उन्होंने शिल्प क्षेत्र में बदलाव लाते हुए परंपरागत परंपरा को तोड़कर छंद मुक्त कविताएं लिखे। मुक्तक छंद निराला जी की ही देन है। उनकी भाषा में कोमलता, चित्रात्मकता, संगीतात्मकता, प्राकृतिक उपमानों तथा अलंकारों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है। यदि हम निराला के बारे में जानते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में हिंदी साहित्य का लेखन किया। अब इनके द्वारा रचित कविता उत्साह का संक्षिप्त वर्णन करूंगी, इसे ध्यान से सुने। जैसा कि इस कविता में दिया गया है, उत्साह शीर्षक कविता में, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। सबसे पहले हम कहेंगे कि यह एक कविता जो है, बादल शीर्षक कविता एक क्या है? यह एक आवाहन गीत है जो कवि ने बादल को संबोधित किया है। यहाँ पर गरजो मीन्स गर्जन करना, घोर मीन्स भयंकर, बादल गरजो मतलब बादल गर्जन करो, कैसा? तो भयंकर, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, धराधर मीन्स मूसलाधार बारिश, ऐसे भयंकर बरसों की मूसलाधार बारिश ये जैसा हो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित मीन्स सुंदर, ललित ललित काले घुंघराले, काले सुंदर, काले मीन्स ये ललित ललित काले घुंघराले कि हे बादल, हे काले बादल, तुम अत्यंत सुंदर हो। तुम बालक के काले घुंघरालों
घुंघराले बालों के जैसे प्रतीत हो रहे हो। तुम अबोध बालकों की कल्पना में पाले गए दिखाई दे रहे हो। बाल कल्पना कैसे पाले, मतलब कि तुम अबोध बालकों की कल्पना में से पाले गए दिखाई दे रहे हो हे बादल। फिर आगे है, विद्युत छवि उड़ में कवि नभ जीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता में फिर भर दो, बादल गरजो। कहते हैं कवि कि तुम संपूर्ण गगन को चारों ओर से घेरकर मूसलाधार वर्षा करो। जिस प्रकार कवि की कविता में नव जीवन प्रदान करने की शक्ति होती है, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी ब्रजपात करने वाली विद्युत शक्ति छुपी ही होती है। तुम उस शक्ति से संसार के प्राणियों को नवजीवन प्रदान करो हे बादल। तुम गरजो, तुम गरज कर बरस करो। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल विकल, विकल मीन्स व्याकुल, उन्मन मीन्स मन की वैसी स्थिति जो कहीं नहीं लगती हो। विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि लोगों प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने लोगों के व्याकुल हृदय को, गर्मी से बेचैन और व्याकुल लोगों की परेशानियों को देखते हुए कहते हैं कि वे परेशान होकर अनमने हो रहे हैं, मतलब व्याकुल हो रहे हैं। उनकी ऐसी स्थिति हो रही है कि उनका मन कहीं पे नहीं टिक रहा है, उनका मन कहीं एकाग्रचित नहीं हो रहा है। सभी के मन उच्चाट हो रहे हैं, सभी लोग भीषण गर्मी में आकुल हो रहे हैं। और विश्व के निदाघ के सकल जन, मतलब इस विश्व की भीषण गर्मी से आकुल हो रहे हैं। तपती गर्मी के कारण संपूर्ण विश्व के सभी लोग कैसे हैं, तो बेचैन हैं। तो आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। ऐसे वातावरण में असीमित आकाश में अनजानी दिशा से आकर बादल छा गए हैं। कवि इन बातों से तपती धरा को फिर से शीतल कर देने के लिए कह रहे हैं। कहते हैं कवि कि वह बादल से कहते हैं कवि कि तुम गरज कर वर्षा कर दो। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि निराला ने क्या किए हैं, तो प्रिय विषय क्या लिए हैं, तो बादल लिए हैं। और इसमें मुख्य संदेश उनका था इस कविता के माध्यम से एक पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाली, तो दूसरे तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाली भी है। कवि इस कविता के माध्यम से जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं। हमारा जो जीवन है उसकी व्यापकता को देखते हैं। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों पर कवि ने चर्चा की है। इन्होंने सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है और इनका कहना है कि नवजीवन और नूतन कविता का संदर्भ भी इसी में देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट की चर्चा, अट नहीं रही है शीर्षक कविता की चर्चा आप लोग के सामने प्रस्तुत करती हूँ। सबसे पहले अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। फागुन की मादकता की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में कवि ने देखा है। फागुन की सुंदरता मतलब, फागुन की मादकता मतलब बसंत ऋतु के
जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो कैसे मन हमारा प्रफुल्लित हो जाता है, हमारा मन तन। फिर कवि कहते हैं कि जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को फागुन की तरह ही सुंदर एवं ललित बनाया है। जैसे कविता में है, अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। प्रस्तुत कविता में कवि ने कहा है कि अट नहीं रही है। क्या अट नहीं रही है? तो सुंदरता, बसंत ऋतु की इतनी सुंदरता है कि अट नहीं रही है। उसके बाद कवि कहते हैं कि आभा फागुन की, आभा मीन्स चमक, सौंदर्य, कांति जिसको हम कहेंगे। आगे कहते हैं कवि, तुम्हारी प्रत्येक सांसों से सुगंधित हवा का झोंका निकलता है, जिससे सारा वातावरण सुगंधित एवं मादक हो जाता है। प्रत्येक घर रंग बिरंगों फूलों से आच्छादित हो जाते हैं। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हैं तो घर घर भर देते हैं, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हैं। मतलब इतनी फूलों की सुंदरता है, इतनी फूलों की महक सुगंधित है कि सांस लेते हैं तो लगता है कि घर घर भर देते हैं। चारों तरफ आच्छादित हो जाता है सुगंध, चारों ओर निराली छटा बिखरी रहती है। ऐसे मनमोहक वातावरण में पक्षी भी अंबर में उड़ने के लिए आतुर हैं। है ना दिया हुआ कि कहीं सांस लेते हैं तो घर घर भर देते हैं, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हैं। मतलब पक्षी भी फड़फड़ाते रहता है, उड़ने के लिए आतुर रहता है। वे आसमान में उड़ान भरने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाता है। सौंदर्य में इतना आकर्षण है कि इसे देखते रहने का मन कर रहा है ना। आगे लिखा हुआ, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। मतलब सौंदर्य इतना आकर्षण है कि इसे लगातार देखते रहने का मन कर रहा है। आगे लाइन में है दिया हुआ, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं डाल कहीं पड़ी है उर में, मीन्स हृदय। यानी कि यदि मैं इस शोभा से आँख हटाता हूँ तब भी मेरी नज़र इससे नहीं हट रही है। प्राकृतिक सौंदर्य से चुंबक जैसी आकर्षण शक्ति है इसमें, जो मुझे अपनी ओर खींच रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं डाल कहीं पड़ी है उड़ में हृदय, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि वृक्ष जो है लाल और हरे रंग के नए पत्तों से लद गए हैं। कहीं वृक्षों के गले एवं हृदय पर मंद मंद सुगंध युक्त फूलों की माला शोभित हो रही है, जो बरबस ही लोगों के चित्त को आकर्षित कर रही है। जगह जगह सौंदर्य का खजाना बिखरा हुआ है, जो कि समा नहीं रही है। शोभा जगह जगह से फूट कर छलक पड़ रही है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने बसंत ऋतु की शोभा को, उसकी शोभा श्री को प्रकट किया है। और एक बात मैं चर्चा करना भूल गई थी कि यह जो उत्साह शीर्षक कविता है, इसमें नाद सौंदर्य का प्रयोग किया गया है। अब इसमें नाद सौंदर्य कहते किसको हैं? तो कहेंगे कि शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, उसे ही हम नाद सौंदर्य कहते हैं। ध्वन्यात्मक प्रभाव जिससे पैदा हो, उसमें नाद सौंदर्य। तो आप लोग कह सकते हैं कि नाद सौंदर्य इसमें क्या क्या आएगा। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से चर्चा करेंगे।